नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य नाम का चैप्टर। इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं उनमें हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और माधव जनन वाला चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य की परिभाषा। तो डब्ल्यू एच ओ होता क्या है? डब्ल्यू एच ओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक आदि की सकुशलता की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इधर दिया है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी कि बहुविकल्प वाले, उनमें ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो बाल विवाह एक समस्या है ना। बाल विवाह का मतलब आप जानते ही हैं, कम उम्र में विवाह हो जाना बाल विवाह कहलाता है। यानी कि पहले बहुत छोटी आयु में विवाह होता था। उसके बाद कम उम्र में बार बार गर्भ धारण करना, तो इससे भी महिलाओं को समस्या आती है। ठीक है, उसके बाद प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, उसके बाद जनांगों की अस्वच्छता के कारण, और 5वां कारण है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। उसके बाद है ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी, जन्म नियंत्रण उपायों जैसे गर्भ निरोधकों संबंधी अज्ञानता। ठीक है, यानी गर्भ नियंत्रण करने के जो आज के समय में उपाय आ रहे हैं उनकी अज्ञानता, ज्ञान ना होना। ठीक है, उसके बाद में अगला है हमारा 8वां पॉइंट, यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियाँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं पूरी तरीक़ा से। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कार्य नीतियाँ जान लेते हैं अपन। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उसके बाद शहरी परिवार कल्याण योजनाएं और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम और जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार नियोजन से संबंधित आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में समझाइए। ठीक है, तो भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ। जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ये सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार नियोजन के एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। यानी कि परिवार नियोजन का मेन उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण। सन 1977-78 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम जो है बदल दिया गया, बदल करके क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो पहले से हम देखते हैं इसका उद्देश्य शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना और शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी, उसके बाद जनसंख्या स्थिरता या नियंत्रण। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्य नीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला है विद्यालय में जन्म अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। ठीक है, उसके बाद है श्रव्य दृश्य या ऑडियो या विजुअल माध्यमों या मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा जनमानस को अनियंत्रित
जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना, यानी कि जनसंख्या को हम ये बताएं कि जब संख्या तेज़ी से बढ़ेगी तो उससे कौन कौन से नुकसान देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सारी जानकारी देना। तभी लोग जागरूक होंगे और कम बच्चे पैदा करेंगे ताकि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, है ना। ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कौन कौन से नुकसान हैं इनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विवाहित जननक्षम जोड़ों तथा विवाह योग्य इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती माँ की देखभाल, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान तथा महज संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यानी कि जो विवाहित जोड़े हैं या विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए ये सारी प्रकार की जानकारी दें कि गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी दें, फिर गर्भवती माँ को देखभाल कैसे करनी है अपने बच्चे की, प्रसव के बारे में जानकारी दें, शिशु की उचित देखभाल और स्तनपान कराने से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, RCH की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण जैसे उल्वेदन या एनिमियोसेटेसिस आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है इत्यादि। तो यानी कि इससे कि भ्रूण का पता चल जाता है कि गर्भ में बच्चा पल रहा है वो कौन है, तो ऐसे परीक्षण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये बात सही भी है क्योंकि गर्भ में कुछ लोगों ने मतलब पता चला कि उनके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो लड़की है तो गर्भपात करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया, है ना। तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उल्वेदन आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला, ठीक है, एनियन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी तरल से भरा एक गुहा में स्थित होता है। मान लीजिए एक इस तरह की चारों ओर कवर है, उसके अंदर जो है बच्चा होता है ना, पल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती, मतलब इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उल्वेदन विधि में एक सीरीज की मदद से मतलब इसमें वो यहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल ली जाती है और इस तरल को लंबन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जा सकता है। मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है यहाँ से जो तरल पदार्थ हमने मान ली निकाल लिया, निकालने के बाद क्या होगा, ये पता कर सकते हैं कि बच्चा जो पल रहा है उसमें किसी लक्षण की कमी है, उसके विकृति की कमी है, क्या कमी है वो पता चल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जांच गुणसूत्रों पर आधारित है अतः इससे भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। तो इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग भी पता चल जाता है कि वो बच्चा जो है लड़की है या लड़का है। तो यहीं पे दिक्कत आती है क्योंकि लोग पता करने के बाद क्या करा देते हैं, बहुत से लोग लड़की है तो ओवेशन करा देते हैं, ठीक है, यानी गर्भपात करवा देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, देश के अंदर लड़कियों की कमी हो रही है, ठीक है। इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया, ठीक है। अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मतलब इस तरह की जांच नहीं की जाएगी। जांच से क्या हो रहा था, लड़कियों की संख्या में कमी आ रही थी, लोग गर्भ में ही मार दे रहे थे, ठीक है। ये परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें व 18वें सप्ताह में किया जाता है, ठीक है। तो उल्वेदन के बारे में आप समझ गए होंगे, उल्वेदन क्या है, ठीक है। उल्वेदन एक प्रकार की जांच है जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकाल करके परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के दौरान ये पता किया जाता है कि जो बच्चा गर्भ में है उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसके गुणसूत्र में कोई कमी तो नहीं है, उसका लिंग भी पता चल जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो आप समझ गए होंगे उल्वेदन के बारे में। अब देखेंगे जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां कौन क्या हैं इनके बारे में, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, ठीक है। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां यही हैं। पहली उपलब्धि है कि जो बच्चा पहले मर जाते थे प्रसूति के समय, ठीक है, जन्म के समय, तो उन शिशुओं की मृत्यु में कमी आई है और
मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई, यानी कि जो माएँ मर जाती थी जन्म देने के उपरांत, उनमें भी अब कुछ कमी देखने को मिली है। लोगों में छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया है। ठीक है, यानी कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धि ये है, अब लोग चाहते हैं कि उनके परिवार में कम बच्चे हों। ठीक है, कम बच्चों का कॉन्सेप्ट लोग अपना रहे हैं, जिससे क्या हुआ, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई, घर मकान दुकान सब में प्रॉब्लम आएगी, खर्चा ज़्यादा होता है आज के समय में पढ़ाई लिखाई सब में, है ना। उसके बाद चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है और बाध्य दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े हैं। बाध्य का मतलब है वो मतलब दंपत्ति यानी कि स्त्री पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भी इससे सहायता मिली है उन्हें। ठीक है, जांच के द्वारा वो संतान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। पहले गुप्त रोगों के बारे में लोग खुल कर के बात नहीं करते थे, ना बताते थे। अब लोग जागरूक हैं और खुल के बात करने लग गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट, भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि अगर हम उम्मीद से ज़्यादा कम समय में जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट, है ना। जनसंख्या बढ़ने के ही कारण सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, घर की, मकान की, दुकान की, बेरोजगारी की, नौकरी की, है ना। ये सारी जनसंख्या की वजह से तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें, प्रदूषण की। हर एक समस्या का कारण है ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के पश्चात यह समय लगभग 40 करोड़। ठीक है, वह बढ़कर के सन 1981 में लगभग 70 करोड़ हो गई। 2011 में 121 करोड़ हो गई। ठीक है, विश्व भर में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर स्थान पर था, लेकिन अब पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में लिखेंगे अब भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स मैंने थोड़े पहले बना दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन करेंगे। विश्व में भारत आज के समय में जनसंख्या के स्थान पर पहले दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज के समय में प्रथम स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। ठीक है, लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा तरक्की एक ही क्षेत्र में करी है, सिर्फ जनसंख्या के क्षेत्र में, है ना। चलो आगे देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन कौन से कारण हैं। पहला है मृत्यु दर में निरंतर कमी। ठीक है, तो मृत्यु दर कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। जब लोग मरेंगे कम और पैदा ज़्यादा होंगे, इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा कारण है मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। पहले माएँ जो है बच्चे को जन्म देते समय बहुत सी माएँ मर जाती थी, उस समय हॉस्पिटल वगैरह का अभाव था, है ना। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, यानी कि बच्चे जो हैं, पहले के समय में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी, लेकिन आज के समय में कम है। चौथा पॉइंट है जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, और उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से नुकसान क्या हैं, दुष्परिणाम क्या हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था की समस्या है, आप तो जानते ही हैं। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो शिक्षा संबंधी भी समस्या आएगी। ठीक है, और रोजगार तो मेन समस्या है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं आज के समय में पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, तो नौकरी की भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो रोजगार संबंधी ये समस्या सारी किसकी वजह से, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि आज विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कोई है तो वो है भारत। ठीक है, उसके बाद खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, यानी खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो रही है। इसलिए सरकार क्या कर रही है आज के समय में, राशन फ्री बांट रही गरीबों को, है ना। और निर्धनता यानी गरीबी की ओर जनता बढ़ रही है, क्योंकि जिस संख्या में लोग ज़्यादा होंगे, संपत्ति उतनी है, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो गरीब होंगे फिर या अमीर होंगे, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। तो गरीबी की ओर लोग बढ़ रहे हैं, निर्धनता की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, है ना। तो ये इसमें भी दिक्कतें आएंगी।
मतलब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हॉस्पिटलों की कमी पड़ जाती है। मान लो कोई महामारी अचानक से फैल जाए, कोई बीमारी अचानक से फैल जाए तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता लोगों को। ये सारी मतलब समस्या सिर्फ ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण ही है। ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय बताओ। मतलब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। जनसंख्या अगर कंट्रोल हो जाए तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे कंट्रोल हो सकती हैं, है ना। तो पहला पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना, यानी कि जिनका परिवार छोटा है ऐसे लोगों को हम बढ़ावा दें तो लोग क्या करेंगे, अपने परिवार को सीमित रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था, और चौथा परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना। ठीक है। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। तो छोटे परिवार के कुछ एडवांटेज भी हैं। फ़ायदा ये है, मान लो परिवार में 2 ही बच्चे हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाओगे, पढ़ा लिखा पाओगे, है ना। लेकिन हाँ, कुछ हानियाँ भी हैं। मान लीजिए आज के समय में समाज में एक बच्चे का भी कॉन्सेप्ट चला है कि एक बच्चा हम पैदा करेंगे। ठीक है। मान लो ये सारे लोग यही सोच लें एक बच्चा, अगर एक बच्चे में फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की रहती है कि वो लड़का हो। ठीक है। अगर मान लीजिए लड़का हो गया तो बहुत सारे रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में। जैसे कि अभी भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, अब खाली लड़का है तो उसकी कोई सिस्टर भी नहीं होगी, उसी प्रकार उसकी कोई बुआ जी भी नहीं होंगी, है ना, मौसी जी भी नहीं होंगी। तो इस तरह से बहुत सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत छोटा परिवार होने के कारण तमाम रिश्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है ना। उसके बाद है गर्भ निरोधक। तो एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है ये पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यानी हम गर्भ निरोधक को इस तरह से प्रयोग करना चाहिए, वो गर्भ निरोधक हमें प्रयोग करने चाहिए जो पूरी तरह से कारगर हो। ये प्रयोग में सरल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखदाई या इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। यानी कुछ लोग हैं गर्भ ना ठहरे इसके लिए टैबलेट वगैरह खा लेते हैं, और ख़तरनाक टैबलेट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा शरीर पर असर डालती हैं। ठीक है। तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला है ये आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, यानी कि वो आराम से मिल जाए हर जगह। ठीक है। तो ऐसा कोई गर्भ निरोधक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं जो बाज़ार में आज के समय में मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो कुछ तो प्राकृतिक हैं जिन्हें नेचुरल बोलते हैं, कुछ रोग रोधक हैं, उसके बाद अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ हैं। ठीक है। जिसमें अल्ट्रा यूटेड डिवाइस जिसे आईयूडी बोलते हैं, उसके बाद है शल्य क्रिया विधियाँ हैं, वाद्यकरण वगैरह। ठीक है। तो इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो पहला हम प्राकृतिक विधियाँ पढ़ते हैं। प्राकृतिक में ये अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। उनमें निषेचन को रोका जाता है। ये निम्न तरीके से की जाती हैं। पहला है बाहरी रसकलन विधि। इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य रसकलन से पहले ही शिशन को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है। ठीक है। उसके बाद है आवधिक संयम। इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक 10वें से लेके और 17वें दिन तक अगर आप संबंध नहीं बनाते हैं तब भी गर्भधारण नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से भी। उसके बाद है तीसरा स्तनपान अवस्था चक्र। प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव चक्र अंडोत्सर्जन आरंभ नहीं होता। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी गई है। प्रसव के पश्चात यानी कि 6 महीने तक लगभग अंडा का उत्सर्जन नहीं होता है जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ऐसा माना जाता है। ये जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट
इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक कांडोम वगैरह का लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कॉपर टी वगैरह, कफ्स वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कारगर हैं। ठीक है, उसके बाद है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। ठीक है, तो अंतःगर्भाशयी युक्तियों को गर्भाशय में जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षण डॉक्टर या नर्स द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये युक्ति निम्नलिखित प्रकार की हैं। औषधि रहित गर्भाशयी युक्तियाँ, तामा मोचक IUN युक्तियाँ बोलते हैं, हार्मोन्स मोचक IUN। ठीक है, तो कॉपर टी एक प्रकार की भी है, जिसमें गर्भाशय में एक कॉपर की टी आकार की कॉपर की धातु को इस तरह से गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता। कॉपर एक ऐसी धातु है जिससे जो है शुक्राणु से टकरा करके, अंडाणु से टकरा करके नष्ट हो जाता है ना। गर्भ निरोधक गोलियां एक प्रकार की गोलियां होती हैं, इसमें एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है। ये गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं तथा 6-7 दिन तक अंतराल रखा जाता है। शेष बीच में 7 दिन का छोड़ दिया जाता है, 21 दिन लगातार ये गोलियां खाई जाती हैं। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। अगर भूल गए तब भी ये गोलियां काम नहीं करेंगी। ये गोलियां एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को शरीर में बढ़ा देती हैं, जिससे आवर्त चक्र क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। और उदाहरण के लिए गोली का नाम है, टैबलेट का नाम है सहेली माला डी। ठीक है, ये 2 प्रकार की टैबलेट्स आ रही हैं, सहेली और माला डी। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इसे गर्भ धारण नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इन पर शरीर पर असर भी डालती हैं, ज़्यादा दिन तक खाओगे। ठीक है, उसके बाद शल्य क्रिया विधि। ये विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते। इस विधि को बाध्यकरण भी कहते हैं। ये विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। बाध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्राणु उच्छेदन, महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नल का उच्छेदन कहा जाता है ना। नलबंदी या नसबंदी इसी को बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, तो गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की अच्छी से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय समर्गता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। ठीक है, तो समर्गता चिकित्सीय समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में ही वैध माना है, जैसे स्त्री की इच्छा से गर्भपता, यानी कि इस महिला चाहती है गर्भपात कराना तो उसे वैध माना जाएगा। और गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण समर्भता, अनचाहा गर्भधारण और बलात्कार के संबंध में भी गर्भपात करा सकते हो, वरना गर्भपात को भारत सरकार ने क्या कर दिया है, यहाँ पे बैन कर दिया है, प्रतिबंधित। ठीक है, आगे भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी कारण लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया गया। प्रथम तिमाही तक गर्भपात करना सुरक्षित माना जाता है या सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग। ठीक है, तो इन संचारित रोग से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। चलो हम देखते हैं। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। ठीक है, उन्हें यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रोग यौन संचारित वे रोग हैं जो संबंध बनाने से, यानी कि जब पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है उस समय किसी को रोग हो जाता है। ठीक है, तो
ऐसे रोग को हम यौन संचारित रोग कहते हैं। तो ये रोग कैसे कैसे फैलते हैं? पहला है जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग, जिसे बोलते हैं एसटीडी। तो एसटीडी द्वारा रोग कौन कौन से फैलते हैं? तो पहला है सुजाक। ये रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। सुजाक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होते हैं। लक्षण है मूत्र त्याग के समय जलन होना। ठीक है। उसके बाद है सिफिलिस। ये भी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु द्वारा होता है और इसके लक्षण हैं जनांगों पर घाव होना। ठीक है। उसके बाद विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग, जिसे बोलते हैं एसटीडी। तो पहला है एड्स रोग। ठीक है। तो ये विषाणु द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग लग जाए तो तरह तरह के रोग उसे लगने लग जाएंगे, क्योंकि जिसको एड्स हो जाता है जिस व्यक्ति को, तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। एड्स HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। इसके लक्षण निरंतर ज्वार, यानी कि बुखार तो हमेशा रहेगा, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ये भी एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग HBV नामक विषाणु से होता है और लक्षण है पेट दर्द, जी मचलाना, बंधता, इनफर्टिलिटी। यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता तो उसे बांध्यता या बांझपन कहा जाता है। ठीक है। जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती किसी कारण से, उन्हें बांझपन कहा जाता है या बांझ बोला जाता है। कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनक या प्रौद्योगिकियां द्वारा बांध्यता को सही किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे बांझपन किन लोगों में, किन महिलाओं में हो सकता है? मान लो उनकी फ्लूपिन ट्यूब में कोई कमी है, अंडवाहिनी पिचकी हुई है, तो वो अंडा जो ओवरी से अंडा निकलता है, ओवरी में कोई कमी है, तो ऐसी कंडीशन में जो है बच्चा पैदा नहीं हो सकता है ना, या कोई गर्भ में कोई कमी हो सकती है। ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग विधियां हैं। एक परखनली शिशु। ठीक है। तो इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। जिस तरह से शरीर के अंदर गर्भ में धारण होता है, जैसे कि मादा युग्मक और नर युग्मक का फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में मिलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से ये क्रिया लैब में बाहर कराई जाती है, यानी कि महिला के गर्भ से जो ओवरी से अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है और पुरुष का शुक्राणु के साथ उसका निषेचन करा दिया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से सब कुछ होगा। इस विधि में पत्नी और दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है। यानी कि उस महिला के पति का शुक्राणु और महिला का अंडाणु का हॉस्पिटल में या प्रयोगशाला में उसका क्या कराया जाएगा? निषेचन कराया जाएगा। ठीक है। जिससे जायगोट या जायगोट के लिए हिंदी में बोलते हैं युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। स्थानांतरण पत्नी में भर दिया जाता है। बाद में क्या किया जाएगा? निषेचन होने के बाद पत्नी के गर्भाशय में वो इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जब गर्भाशय सही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद युग्मक अंता फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है। तो यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता, लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम है। ठीक है। निषेचन करने में सक्षम है। ठीक है। लेकिन अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतःकोशिकीय शुक्राणु निरीक्षण। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है। ये विधि उन नरों में उपयोग की जाती है जो
प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते, इनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। इस विधि में पति या स्वस्थदाता के वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उससे बोलते हैं कृत्रिम वीर्य। तो उसके बाद है 5वीं हेडिंग सरोगेट माँ। सरोगेट माँ का मतलब ये होता है, मान लीजिए कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो उनका जो है अंडाणु को निकाल करके और पुरुष का शुक्राणु निकाल करके पात्र निषेचन करा करके दूसरी महिला के गर्भ में छोड़ दिया जाता है। तो मतलब किसी और का बच्चा किसी दूसरे के गर्भ में पलना सरोगेट माँ कहलाती है। वो औरत क्या कहलाएगी? सरोगेट माँ। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता, यानी कि जो है भ्रूण रुक नहीं पाता। तो उस अवस्था में स्त्री के अंडाणु उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है, यानी कि बाहर कहीं हम परख नली में उसका निषेचन करा लेंगे तथा भ्रूण को 32 कोशीय अवस्था में किसी दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस स्त्री को सरोगेट माँ कहा जाता है, यानी कि वो गर्भ जो मतलब भ्रूण है उसे किसी दूसरी महिला के गर्भ में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो महिला क्या कहलाएगी? सरोगेट माँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा अगला चैप्टर है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत वाला, ठीक है, ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे। तो इसके नोट्स मैंने बना लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे ढंग से मैंने सरल भाषा में पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए और साथ साथ चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बने बनाए लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं और कॉल ना करें प्लीज़, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि हमें बायो के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर